हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सर स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो जो मैंने आपको दिखा हुआ है पीछे लिखी हुई है सारी संख्याएं, आज हम इन संख्याओं के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे और एन नेचुरल नंबर्स का सम, नेचुरल नंबर से स्क्वायर का सम और क्यूब का सम भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन इन पर बेस्ड आते हैं। तो इन सभी संख्याओं की नॉलेज तो आपको होगी ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है पूर्णांक। तो आप सभी जानते हैं कि पूर्णांक होते क्या हैं। तो हर वो संख्या जो पूर्ण है अपने में, है ना, यानी कि माइनस की सारी संख्याएं और प्लस की सारी संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक कहलाती है। बस किसको छोड़ दें, जैसे हाफ लिखा हुआ है, 3/4, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अगर कोई भी संख्या भिन्न में है तो वो पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण कौन सी होती है? 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 प्लस इन्फिनिटी तक जाएं और यहां पर माइनस इन्फिनिटी तक जाएं तो वो सारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि पूर्णांक होते हैं आपके। आगे हमसे बोला धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या होगा? लिखा हुआ है धनात्मक संख्याओं के समूह को धन पूर्णांक कहते हैं। मतलब अगर इसमें से हम ऋण संख्याएं हटा दें तो यहां से 1 2 3 4 5 डैश 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 आगे कहीं तक भी चले जाओ आप, वो सारी क्या कहलाएंगी? आपकी धन पूर्णांक कहलाएंगे। अब देखो, जीरो क्या होता है? आप इसे धन पूर्णांक भी कह सकते हो, ऋण भी। माना धन पूर्णांक ही जाता है ना, उसे मानते हैं हम धन पूर्णांक ही हैं। तो आपको पूर्णांक और धन पूर्णांक के बारे में पता चल गया होगा। अब बात करते हैं ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक क्या होगा? माइनस की सारी संख्याएं, जैसे -1 -2 -3 -4 डैश 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 माइनस अनंत तक। तो देखो, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि -4 क्या है तो आप बोलेंगे ऋण पूर्णांक है। अगर पूछा जाए +4 क्या है तो आप कहेंगे धन पूर्णांक है। आगे हमने लिखा हुआ है सम संख्या। आपने सभी ने छोटी क्लासेस में ये सब पढ़ा होगा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। बस मैंने आपको रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं सम संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12। आप 2 की पूरी टेबल पढ़ लो जिसमें 2 कॉमन आ जाए, है ना। और आप जानते हैं कि 2 से डिवाइड जाने का नियम क्या होता है? लास्ट की डिजिट, जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है 3 2 1 6 8, आगे 5 लिख दिया हमने, यहाँ पर 4 और फिर 2 लिख दिया। तो अगर पूछा जाए कि ये 2 से डिवाइड जाएगी यानी कि ये सम संख्या है, तो मैं कह दूंगा अगर इसकी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो ये सम संख्या होगी। तो बस आपको क्या पता करना होता है कि कोई भी संख्या अगर 2 से भाग जा रही है तो वो क्या होगी? सम संख्या आपकी होगी। आगे हमसे बोला है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 1 3 5, आगे 7 लिखा हुआ है, 9 भी ले सकते हैं। 9 हो गई, फिर आपको पता है 11 हो गई, फिर 13 हो गई। तो ये सारी कैसी हो जाती हैं? विषम संख्याएं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। आगे हमसे बोला हुआ है भाज्य संख्या। देखो, लोगों को ना बड़ा कंफ्यूजन होता है सम संख्या में और विषम में और भाज्य और अभाज्य में। लोग क्या कर लेते हैं, जो भाज्य की डेफिनेशन होती है वही वो सम संख्या की डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं क्यों नहीं है। देखो, भाज्य संख्या में क्या लिखा हुआ है? जो स्वयं यानी कि खुद से तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 4 6 8 9 10 12 और 14। अब देखो, सम में और अभाज्य संख्या में क्या अंतर है? जैसे अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 भाज्य तो है लेकिन सम नहीं है। क्यों नहीं है सम? क्योंकि सम इसलिए नहीं है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं जाती। और भाज्य क्यों है? क्योंकि ये 3 से भाग चली जाती है। तो अब मैंने देखो यहां पर लिखा भी है कि भाज्य संख्या शुरू होती है 4 से। अब बात करेंगे कि भाई इसके पहले की संख्या 1 2 और ये 3, ये क्यों नहीं है? आप कहेंगे भाई 2 तो भाग चली जाती है। देखो, 2 भी ना खुद से ही भाग जाती है। ऐसा नहीं कि 2 को कोई और नंबर है यहाँ पर जो इसे भाग कर पाए। सेम 3 के साथ केस है। 3 खुद से भाग जाता है और किसी से भाग नहीं जाता। 1 है वो भी खुद से भाग जाता है और किसी से भाग नहीं जाता। लेकिन 1 जो है ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। ये बात अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि 1 कैसी संख्या है। तो ये विषम तो है लेकिन ये भाज्य और अभाज्य नहीं होती है। तो आप इस बात को नोट डाल के लिख लेना कि 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है। तो मैंने यही कहा कि बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होंगी आपकी। जैसे अगर हम 15 की बात कर लें तो आप जानते हैं किस किस से भाग जाता है? ये 3 से चले जाता है, 5 से चले जाता है और 15 से चले जाता है। तो ये भाज्य तो है लेकिन सम नहीं है। बात समझ में आई? ये क्या नहीं है आपकी? सम नहीं है। क्यों नहीं है सम? क्योंकि सम की डेफिनेशन आपको ये कहती है कि जो संख्याएं 2 से भाग जाती हैं वही सम संख्या कहलाती हैं, लेकिन 15 2 से भाग नहीं जाता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, सम में और किसमें? अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या में। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो लोग विषम से समझ लेते हैं अभाज्य संख्या को। आपको पता है कि विषम संख्या में ना 1 होता है, 1 3 5 2, लेकिन 2 नहीं होता। देखो, लेकिन अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या लिखा है? जो स्वयं
तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य और संख्या से विभाजित ना हो। किसी और संख्या से अगर विभाजित नहीं होगी तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी अभाज्य संख्याएं। जैसे हम बात करें 2 की, तो 2 अपने अलावा किसी और से भाग नहीं जाता। बात करें 3 की, तो 3 भी अपने अलावा किसी और से भाग नहीं जाता। बात करें 5 की, 5 भी नहीं जाता, 7 भी नहीं जाता। 8 जाता है इसलिए वो अभाज्य नहीं होगा, 9 जाता है इसलिए अभाज्य नहीं होगा, लेकिन 11 अभाज्य हो जाएगा क्योंकि 11 खुद से ही भाग जाता है। उसके बाद हम बात करें 12 की, तो 12 भी क्या है, आपका भाज्य और सम दोनों हैं। लेकिन अगर हम 13 की बात करें तो 13 भी क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य हो जाएगा क्योंकि 13 भी किसी और से डिवाइड नहीं होता। तो अभी तक आपको मैंने पढ़ाया पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम संख्या, विषम, भाज्य और अभाज्य। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। देखो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, कुछ लोगों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। देखो लिखा है संख्याओं का ऐसा समूह, है ना, या युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। मतलब ऐसी हमें 2 संख्याएं फाइंड करनी होती हैं सहअभाज्य में। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है 1 और 3। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं 1 का फैक्टर करूंगा तो वो 1 × 1 आएगा, और अगर हम 3 की बात करें तो 1 × 3 आएगा। तो अगर मैं इसके फैक्टर करने की बात करूं तो देखो 1 को लिख पाएंगे 1 × 1 लिख लो, और अगर मैं 3 की बात करूं तो हम 3 को लिख पाएंगे 1 × 3। तो आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, तो आप देख रहे हैं इसमें ना सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो है 1। तो बस हमें ऐसा कोई भी युग्म दिखाई दे जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी सहअभाज्य संख्याएं। अब बात करें देखो 7 और 6 में, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। जैसे मैं 7 को लिखूंगा तो मैं 1 × 7 लिखूंगा, लेकिन अगर मैं 6 को लिखूंगा तो मैं 2 × 3 लिख सकता हूं। लेकिन फिर भी कॉमन कितना आया, आप कहेंगे एक। अब आप कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है कि भाई 6 तो सम संख्या है। मैंने यहाँ सम और विषम की बात ही नहीं करी, ना भाज्य ना भाज्य की, हम बात कर रहे हैं सहअभाज्य संख्याओं की। सहअभाज्य का मतलब ऐसी 2 संख्या, जैसे मैंने 7 और 6 लिया हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई हम 7 को लिख पाएंगे 1 × 7, और हम 6 को कितना लिख पाएंगे 1 × 2 × 3। उभयनिष्ठ कॉमन कौन है, आपने कहा उभयनिष्ठ है 1, यानी कि एक ही गुणनखंड कॉमन आ रहा है। और डेफिनेशन में भी क्या लिखा हुआ है, वो देखो, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। तो आपको तब बताना है कि यह सहअभाज्य है। अब अगर बात करें कि 8 और 4 सहअभाज्य क्यों नहीं है, तो देखो 8 और 4 की अगर हम बात करें तो हम 8 को लिख पाएंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और अगर हम 4 को लिखें तो आपका कितना आएगा। देखो एक तो हम हमेशा मल्टीप्लाई में कहीं भी लिख लो, आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, क्योंकि एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हम 4 को लिख पाएंगे 2 × 2 × 1 लिख लो, या 1 आगे लिख लो। आप देख रहे हैं कि एक तो है इसमें उभयनिष्ठ, लेकिन एक के अलावा ये 2 और 2 यानी कि 4 भी इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि एक के अतिरिक्त अगर कुछ भी कॉमन आएगा तो ये सहअभाज्य नहीं होंगे। क्यों नहीं, आप वैसे भी जानते हैं कि ये कट जाएगा। देखो 4 × 4 4 दूनी 8, तो ये होना चाहिए था 1 और 2 जो हैं वो आपस में सहअभाज्य हैं, ना कि 8 और 4। तो अगर ऐसी कोई भी संख्याएं कहीं लिखी हुई हैं जिनमें क्या होता है, आपके लिए कुछ भी काटने की पॉसिबिलिटी होती है, तो वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। ऐसा युग्म जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो, आपका क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। आगे लिखा हुआ है परिमेय संख्या। आपने 9th 7th 8th 6 सब में पढ़ा होगा, वहां पर हमने परिमेय संख्याएं फाइंड भी की हैं कि 4 और 5 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं बताओ, या 5 परिमेय संख्याएं बताओ। तो देखो परिमेय संख्याओं की वहां डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो Q है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी भी संख्या के बटे में 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते, हम 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में ये भी लिखा होता है कि जो P है वो Q जो है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है अपरिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता क्या कहलाती हैं, तुम्हारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे रूट की बहुत सारी संख्याएं हैं, √7 √3 और √13। अब बच्चे क्या करते हैं, कहीं लिखा आ जाता है √4 या √9 लिखा आ जाता है, वो क्या कर लेते हैं, उसे भी परिमेय बता दें। क्योंकि यहां पर बोला कि रूट की सारी संख्याएं, तो सारी संख्याएं तब जब उसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो। जैसे √4 को तो मैं 2 लिख सकता हूं ना, और 2 को तो हम लिख सकते हैं ना 2/1। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन होगा कि भाई √7 को भी तो हम बटे में 1 मान सकते हैं, तो रूट के अपॉन में आप 1 नहीं मान सकते, क्योंकि हम क्या करते हैं √7 की वैल्यू अलग होती है और उसे 1 से डिवाइड नहीं करते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि √4 अपरिमेय नहीं है, वो परिमेय है क्योंकि हम उसे 2 लिख सकते हैं सॉल्व करके, और 2 के अपॉन में हम 1 आराम से लिख सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, देखो रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट तो खुद क्या है, आधा होता है, और आप उसे 1 से भाग करने की कोशिश करते हैं,
तो याद रखिए कि √7, √3 और √13 या फिर कोई भी, जैसे पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7, आप कहेंगे लिख पा रहे हैं, लेकिन वो अप्रॉक्स है। अगर आपने देखा होगा तो पाई क्या है, बहुत बार डिवाइड, जैसे 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो वो डिवाइड होता जाता है, वो कभी एंड नहीं होगा अगर आप उसे डिवाइड करेंगे, तो वो इसलिए परिमेय नहीं है। तो मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पर 10 पॉइंट लिखे थे, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, परिमेय और अपरिमेय। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आप इसे नोट डाउन कर लेना ताकि आपको हमेशा ये बातें याद रहें और आपको कभी किसी को बताना पड़े तो आप बता पाए। तो अब देखो आगे हम बात करने वाले हैं, अपने 10th में पढ़ा होगा समांतर श्रेणी। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद समांतर श्रेणी क्या होता है और कैसे क्वेश्चन समांतर श्रेणी पर बनते हैं। ये जनरल नॉलेज के लिए था आपकी, कि क्वेश्चंस, हमें संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता भाज्य संख्याएं क्या है, भाज्य क्या है। तो आगे हम अगर बात करें किसकी, तो हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी की। तो देखो समांतर श्रेणी आप सभी ने 10th में पढ़ा होगा। समांतर श्रेणी इंग्लिश में बोलते हैं इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तो देखो ये है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी एक्चुअल में है क्या, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी कोई भी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है, क्या कहलाती है आपकी समांतर श्रेणी। तो डेफिनेशन आप लिख लेना कि ऐसी कोई भी श्रेणी जिसके दो समांतर क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है। एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहीं लिखा 1 2 3 4, मान लो ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है। कहां तक जा रहा है, 1 2 3 अनंत तक जा रहा है, हमें नहीं पता ये कहां तक जा रहा है। तो क्या ये समांतर श्रेणी है? तो मैं कहूंगा समांतर श्रेणी के लिए मुझे क्या पता करना है कि यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है। तो आप 2 में से 1 घटाएंगे तो आप कहेंगे कि 1 का अंतर आ रहा है। यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तब भी 1 का अंतर आ रहा है। 4 में से 3 घटाएंगे तब भी 1 का अंतर आ रहा है। तो देखो दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर अगर समान है तो वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। अब बात करते हैं कि समांतर श्रेणी हमें ये पता चल गई, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3 5 7, आगे यहाँ 9 ले लो, और डैश 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 ये भी जा रहा है। तो क्या ये समांतर श्रेणी है? तो आप कहेंगे चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी अंतर 2 का आ रहा है, यहाँ पर भी अंतर 2 का आ रहा है, और यहाँ पर भी अंतर 2 का आ रहा है। तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे 10, यहाँ पर 20 ले लो, यहाँ पर 30 ले लो, आगे चले जाओ डैश। तो यहाँ देख रहे हैं आप 10 का अंतर है, यहाँ पर भी 10 का अंतर है। तो आप देख रहे हैं कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर अगर समान है तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई, कुछ लोग बोलेंगे अगर अंतर समान ना हो तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, वो समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। आज हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, कभी मैं आपको जीपी भी पढ़ा दूंगा, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी अलग से क्लास दूंगा। ये तो इसमें एक टॉपिक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया समांतर श्रेणी के बारे में। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैं इसे मिटा रहा हूं और बात करते हैं कि देखो समांतर श्रेणी ना जनरली किस रूप में होती है। आपने कहा देखो, अगर हम कोई एपी लिख ले, यानी कि अर्थमेटिक एक प्रोग्रेशन की कंडीशन ले लेता हूं। जैसे ये A1 है, इसके बाद हमने एक दूसरा पद ले लिया A2, और इसके बाद हमने क्या ले लिया, एक पद ले लिया A3, और डैश डैश ये कहां तक जा रहा है, AN तक जा रहा है। अगर ये AN तक जा रहा है तो देखो, अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल पे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जैसे 1 2 3 और 4, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये समांतर श्रेणी मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये मैंने एक सीरीज मानी हुई है कि 1 2 3 4 क्या है, एक समांतर श्रेणी। आप इसे अनंत तक ले लो या फिर ऐसे ले लो, चलो 50 तक ले लेते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये श्रेणी लिखी हुई है, एक समांतर श्रेणी है जो 1 2 3 4 कहां तक जा रही है, 50 तक जा रही है। अब देखो ये है आपका प्रथम पद, यानी कि हम फर्स्ट टर्म किसे बोलेंगे, जो सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म। आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रथम पद। तो हम इसे किससे दिखाते हैं, प्रथम पद को ए से दिखाते हैं। ये है आपका लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, तो आप इसे किससे दिखाएंगे, लास्ट टर्म को AN से दिखाते हैं, अंतिम पद। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपने कहा AN हो जाएगा। और देखो एक बात और याद रखना कि जैसे इसमें 1 2 3 4 टोटल टर्म्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 50 हैं, तो उसे N से दिखाते हैं। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम बात करें तो हम किससे दिखाते हैं, N से दिखाते हैं। टर्म्स यानी कि पदों की संख्या, हिंदी में बात करें तो पदों की संख्या को हम किससे डिनोट करेंगे, हम करेंगे N से। तो पदों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, आपने कहा N। अब देखो बात ये आती है, अगर मैं यहाँ पर एक आपको बात एक्सप्लेन करूं, जैसे मेरे को पहला पद तो पता है, जैसे इसका अंतर कितना है, इसके कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं हम D। क्या बोलते हैं, D, जो कि होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि 1 आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि D की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पर भी D की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो कॉमन डिफरेंस हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर, कॉमन
जिसका डिफरेंस होगा सार्व अंतर, उसे किससे डिनोट करेंगे, डी से। तो ये होता है आपका डी, और डी की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या होता है, अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, आप देख रहे हैं हमने लिखा हुआ है A1 A2 A3 और AN तक। तो अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये कितना है आपका AN है, लास्ट टर्म है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम D कैसे निकाल रहे हैं। देखो A2 में से हम क्या कर रहे हैं, A1 घटा रहे हैं, या फिर हम A3 में से A2 घटा रहे हैं। तो लास्ट वाले में से देखो इसमें से ये तो घटा रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, A2 माइनस A1 कह सकते हो आप, या फिर A3 माइनस A2 कह सकते हो, A4 माइनस A3 कह सकते हो, A5 माइनस A4 कह सकते हो। तो क्या करना है आपको, 5 में से 4 घटाना है, ऐसा नहीं कि 6 में से 5 घटा दे रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन 5 में से आप 6 मत घटा देना, उल्टा नहीं, आपको हमेशा पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है, यानी कि A2 माइनस A1। तो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो मैं यहां से एक बात और बता रहा हूं आपको कि अगर मुझे पहला पद पता चल जाए, यानी कि A पता चल जाए 1 है, D मुझे पता चल जाए क्या है 1 है, तो अगर मान लो मुझे दूसरा पद निकालना होता, जैसे मुझे क्वेश्चन में दे देता कि A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 1 है, और आपके पास ये जो श्रेणी है वो आपकी क्या हो जाती, गायब हो जाती। अगर मैं कह देता कि ये नहीं है, तो अगर मैं दूसरा पद यानी कि मुझे A2 निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, तो मैं ये कह देता जो A2 है वो आप देख रहे हैं कि A प्लस D के बराबर है। क्यों है, A की वैल्यू 1, D की वैल्यू 1, कितना आ गया आपने कहा 2। और अगर हम A3 की बात करें तो वो कितना है, A प्लस 2D होता है। A प्लस 2D का मतलब अगर A की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू D की वैल्यू 1, तो आप देख रहे हैं 2 एकम 2 और 1 3। तो ऐसे सीरीज क्या होती है, चलती जाएगी। तो एक बात ऑब्जर्व करिए, अगर आपको A3 निकालना है तो आप क्या कर रहे हैं, एक पद कम लिख रहे हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर AN निकालना पड़े, आप देख रहे हैं कि अगर मुझे ये 50वां पद निकालना होता ना, अगर मुझे 50वां पद निकालना होता तो मैं क्या कहता, A50 कहता, A50 तो मैं कितना कहता, A प्लस 49D। आप देख रहे हैं यही कहता मैं, क्योंकि मुझे इससे एक कम लेना होता है, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 49 इंटू 1, तो 49 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो 49 और प्लस 1 50। तो आप देख रहे हैं कि हम जो भी टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं D उससे एक कम ले रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर ये AN निकालना पड़ता, अगर मुझे अंतिम पद निकालना पड़े तो मैं क्या कहूंगा, देखो A तो हम पूरा ही ले रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि N अगर 50 था तो यहाँ 49 लिखा हुआ है, यानी कि 50 माइनस 1, यानी कि N माइनस 1 के साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, D लिखना पड़ेगा। तो ये तो इसके बाद आ गई अंतिम पद को निकालने की। अभी इसका सम कैसे निकालते हैं, तो इसका सम निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, जिसे हम 2 ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि एक ऐसी फर्जी है, वो कुछ नहीं है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप ये वाली चीज नोट कर लेना कि A2 बराबर होता है A प्लस D, A3 बराबर होता है A प्लस 2D, A50 बराबर A प्लस 49D, यानी कि आपको एक कम निकालना है। अगर वो 100 बोल देता कि इसी का आपको 100वां पद बताना है, तो कैसे बताते हैं, आप कहते A प्लस 99D। अगर वो 1000वां बोल देता तो हम A प्लस 99D बोल देते। अगर वो 35वां बोलता तो हम A प्लस 34 बोल देते। तो बस आपको क्या करना है, D एक कम लिखना है। आप देख रहे होंगे यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, D क्या लिखना है, हमने एक कम लिखना है। तो अब मैं इसके सम का और फॉर्मूला लिख देता हूं, आप उसे भी नोट कर लेना। उसके बाद इस पर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे एग्जाम्स में बनते हैं। तो देखो Sn का जो फॉर्मूला होता है सम, तो ये होता है n/2, यहाँ पर होता है 2a प्लस n माइनस 1 के साथ d आ जाता है आपका। दूसरा फॉर्मूला होता है n/2, अगर हमें पहला और अंतिम पद पता है तो हम इन दोनों को भी लिख सकते हैं। जहां पर हमें क्या पता है, यहाँ पर a पता होता है, हमें n पता होता है और d पता होता है, हमें पहला और लास्ट टर्म पता नहीं होता है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखो n निकालने का फॉर्मूला कैसे होता है भाई, n यहीं से निकाला जाएगा, क्योंकि कोई सीरीज लिखी हुई है और हमें n नहीं पता, तो हम n कैसे फाइंड करेंगे। तो n के लिए भी फॉर्मूला है, आप ये 2 पढ़ लेना। उसमें भी क्या होता है, जो मैं तीसरा बोल रहा था उसमें यहाँ ये लिख देते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, l से डिनोट कर देते हैं लास्ट टर्म को। तो वो यही फॉर्मूले हैं, 2 ही, आप 2 ही पढ़े। अब बात करते हैं देखो n निकालने का फॉर्मूला, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको इधर ले आऊं, यानी कि लास्ट टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म घटा दूं, है ना, तो देख रहे हैं आप a इधर आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा आपका d बटे में आ जाएगा, यानी कि नीचे आएगा आपका कॉमन डिफरेंस d, और आप देख रहे हैं कि ये -1 बचेगा, जो कि क्या आ जाएगा +1 करके। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी सीरीज में आपको नंबर निकालने हैं तो आप आसानी से निकाल पाएंगे कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म +1/d ही आपका क्या हो जाएगा, n निकालने का तरीका हो जाएगा। तो मैंने आपको समांतर श्रेणी के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर आपको इसका एवरेज निकालना पड़े, तो मैंने आपको एवरेज में ये बात बताई हुई है कि समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है वो बहुत ही आसान होता है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना होता है, लास्ट टर्म
प्लस फर्स्ट टर्म और दोनों का क्या कर दो, आधा। ये आपका एवरेज हो जाता है। जैसे कोई सीरीज लिखी हुई है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 1 से लेकर 10 तक कोई सीरीज लिखी हुई है, मान लो जैसे 1 2 3 और डैश 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 10 तक कोई सीरीज लिखी हुई है और आपसे पूछे कि इसका एवरेज कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 10 और 1 11/2 यानी कि 5.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस आपको इतना सा समझना है कि अगर एवरेज की बात आए और सीरीज समांतर श्रेणी बन रही हो तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये आपको मैंने कंप्लीट नॉलेज दी है किसकी, समांतर श्रेणी की। आई होप आपको ये बात सारी समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कुछ और फॉर्मूले। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो ये है कि देखो, कुछ आपने देखा होगा कि n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है, n नेचुरल नंबर्स का सम होता है। तो अगर देखो मैं बात करूं, प्रथम n नेचुरल नंबर है ना, n नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n+1/2। मैं बताता हूं क्या कहना चाहता हूं मैं आपको, आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है, n+1/2। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, भाई क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कहीं लिखा हुआ है 1 2 3 4 और ये यहाँ 5 और डैश डैश डैश, आप मान लो ये कितने तक लिखा हुआ है, आपने कहा 20 तक लिखा हुआ है। तो देखो, अगर मुझे इसे जोड़ना पड़े, वो पूछे इसका योग कितना होगा, क्या होगा इसका योग, फाइंड द सम ऑफ 1 2 3 4 5 डैश 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 20 तक। तो अगर मुझे इसका सम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ऐसे थोड़ी जोड़ेंगे, 2 और 1 3 दूनी 6 4 10 और 5 15, ऐसे जोड़ने में तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैंने सीरीज ली है 20 तक। अगर मैं ये 100 तक दे दूंगा तो आप कैसे जोड़ेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है। तो आप जानते हैं कि मैं इसी को n बोलता हूं, ये क्या है, n है, क्योंकि मैंने बोला हुआ है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सम। तो ये लास्ट टर्म है आपका n। तो देखो सम निकालना कितना आसान है, आप यहाँ लिखोगे 20, यहाँ पर हम लिखेंगे 20 और 1, आपने कहा 21 बटे आपका कितना आ जाएगा 2। अगर हम इस 2 से इसको काट देंगे 10 बार में तो आपका कितना आ जाएगा 210। तो ये है आपके n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला, जिससे मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि 210 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कब, जब हम 1 2 3 4 5 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो दूसरा फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो आपने वर्गों का योग भी पढ़ा होगा, मैं अभी से रफ कर रहा हूं। के वर्गों का योग, तो देखो वो सिंपल होता है, n+1 होता है, यहाँ होता है 2n+1 डिवाइड बाय 6। यह आपका होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम। अब बात करें कि कैसे भाई, तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं कि भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, मान लो मैंने 5 स्क्वायर तक आपका ये ले लिया। तो अगर मुझे इसका सम निकालने के लिए बोला जाए, ऐसे ही और भी सीरीज हम लेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड, तब करेंगे भी, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो अगर वो हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 5 स्क्वायर का सम कितना होगा, तो का योग अगर हमसे वो पूछ ले, तो देखो आपको ये बात पता चल गई कि भाई ये पहली बात तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है। तो आप ये फॉर्मूला निकाल के क्या कर सकते हैं, आसानी से कर पाएंगे। अब देखो अगर हम करने की बात करें तो n की जगह कौन है, आपने कहा n की जगह ही है 5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो आप लिखेंगे 5 और 1 6 गुणा में 5 दूनी 10 और 1 11 बटे आपने कहा 6, इस 6 से 6 कट जाएगा और 11 पंजे 55 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आप देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से हम निकाल पाएंगे। अगर यही सीरीज ना, अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे भी निकाल लेते हैं, 25 लिख लेते हैं यहाँ पर है ना, 4 का 16 लिख लेते हैं, जोड़ने में आपको टाइम लगेगा। अगर आप इसे इस फॉर्मूले से कर रहे हैं तो बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं और मैं 1 2 फॉर्मूले बताता हूं। अभी क्यूब का बताता हूं कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग घनों का योग क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, अगर हम घनों का योग की बात करें, घनों का योग, तो ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर जैसे पहले वाला पढ़ा ना कि n
n+1 अपॉन में 2। बस आपको यहाँ पर क्या कर देना है, स्क्वायर। क्या कर देना है, स्क्वायर। ये आपका हो गया क्यूब का फॉर्मूला। यानी कि n नेचुरल नंबर के स्क्वायर, n नेचुरल नंबर के जो n नेचुरल नंबर का जो सम था उसी का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर। तो आपके क्यूब का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होगा वो n+1 अपॉन 2 का स्क्वायर होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे हमें दे दे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश 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 5 का क्यूब ले लेते हैं अपन। क्या ले लिया, 5 के क्यूब का योग हमसे वो पूछ ले, का योग बताओ। का योग अगर ये पूछ लेता है कि बताओ, तो इसका योग देखो कैसे निकालेंगे हम। इसका योग हम आराम से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे कि अगर हम 5 की वैल्यू यहां पर पुट कर दें। तो देखो अगर हम 5 की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 और 1 6/2 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो कितना सिंपल हो जाएगा। तो आपने कहा कि 2 से अगर हम इसे काट लें 3 बार में तो 5 3 15 का स्क्वायर। अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो 225। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 225। तो देखो मैंने आपको कितनी चीजें आज पढ़ाई। मैंने आपको संख्याओं का समांतर श्रेणी, उसके बाद नेचुरल नंबर के स्क्वायर, है ना, नेचुरल नंबर का सम और घनों का सम भी आपको बता दिया। अगर अभी सीरीज हमें दे दे वो 2 4 6 के स्क्वायर में, यानी कि सम और विषम का स्क्वायर अगर वो हमें दे दे, तब हम कैसे करेंगे। तो अगला जो है वो यही है सूत्र कि अगर हमें दे दे कि n सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो देखो n सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये देखो ये सिंपल होता है। ये होता है n+1 n+2 अपॉन में 6। ये बात आप याद रखना, क्या होता है n+1 और n+2 अपॉन 6 होता है। सेम होता है n विषम संख्याओं के वर्गों का योग का भी फॉर्मूला सेम ही होता है n+1 और n+2 अपॉन 6। बात करें एग्जाम्पल की, तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, आप आराम से देख सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। अगर वो हमसे पूछ ले 10 का स्क्वायर का योग कितना होगा, तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। n की जगह में कितना लिख दूंगा, 10, 10 और 1 11, 10 और 2 12 बटे में कितना आ जाएगा आपका 6। तो हम काट लेंगे 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 220। आप वैसे भी करके देख लेना, 220 ही आपका आंसर आएगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले हम विषम वालों का, तो वो दे देता 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश 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 डैश। अगर वो 11 का स्क्वायर हम ले लें तो कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। हम कह देंगे 11 गुणा 12 गुणा 13। कितना सिंपल है। देखो ये 11 है तो ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। बटे में आपको कितना लिखना है, आपने कहा 6, तो 6 से कितनी बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12। तो हम ये कह पाएंगे 11 दूनी 22 गुणा 13, तो 13 दूनी 26 का 6 आपका हासिल लगा 2, 13 दूनी 26 और 2 28, तो आपको 286 आंसर आ जाएगा। तो कितना सिंपल है। आप सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो अब चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, आप इसे नोट डाउन कर लेना। और अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 1 2 3 डैश 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 60 का योग बताओ। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 2 3 प्लस 60 का योग। तो एक बात बताओ, अगर हमें ये दिया हुआ है कि 60 का योग बताओ, तो आपको पता है कि ये क्या लिखे हुए हैं। आपने कहा ये है नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3। तो हम नेचुरल नंबर के योग का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है, आपने कहा वही होता है n+1 अपॉन आपने कहा 2 होता है। तो n कितना है, आपने कहा 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 61 अपॉन आपने कहा 2 से इसे काटेंगे 30 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 30 × 61। तो आप कहेंगे देखो 0 आ जाएगा, 3 × 3 3 6 18, तो 1830 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है आपके लिए करना। अगर आप इसे वैसे करने की कोशिश करते तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता। तो आप इसे खुद कर पाए होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल से ये बातें समझा दी हैं
कि अगर नेचुरल नंबर लिखा हुआ है तब आप कैसे करेंगे, है ना, विषम नंबर लिखे हुए हैं तब कैसे करेंगे। तो कई बार एपी लगा देंगे हम, कई बार एपी नहीं लगाएंगे। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि अगर यहाँ सब सम संख्याओं के डिजिट लिखी हो, जैसे 2 4 6 डैश डैश, तो मेरे भाई हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आता है, आप जानते हैं सम संख्याओं में। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 2 4 6 डैश 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 60 का आपको योग बताना है। तो देखो 2 + 4 + 6 + डैश 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 60, मैंने वही कहा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है। अब आप कहेंगे ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसमें एपी लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। एपी लगाने की क्यों जरूरत नहीं है, मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ 1, यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा 2, यहाँ 3, और आप जानते हैं यहाँ कितना बचेगा 30। तो क्या मेरे लिए इसका योग निकालना इम्पॉसिबल है या हार्ड है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। इसका तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने कहा इसका होता है n+1/2। तो देखो n की जगह आप 30 लिखेंगे, तो मैं कहूंगा 30 × 31/2। तो आपने कहा इससे इसको काट देंगे और कितनी आसानी से हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। देखो 0 तो इधर रहा, 3 ही कम 3 और 3 3 9, तो 930 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है ये सारे क्वेश्चंस को करना। अब और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 21 22 23 डैश 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 75, आपको इसका सम बताना है। तो 21 + 22 + 23 डैश 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 75 का योग आपको बताना है। तो देखो भाई यहां पर योग निकालने के लिए अब मुझे अलग किसका यूज करना पड़ेगा, आपने कहा अब मुझे यूज करना पड़ेगा एपी का। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरुआत से नहीं है। या तो मैं इसे 2 तरीके से निकाल सकता हूं। कैसे, कि पहले मैं n नेचुरल नंबर का 75 तक लगा दूं और यहां तक 20 तक लगा दूं, तो घटाना पड़ेगा, लेंथ ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि अब हम इसमें किसका यूज करने वाले हैं, एपी का यूज करने वाले हैं। तो एपी के लिए देखिए यूज करने के लिए मुझे सम के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अगर हम बात करें तो यहां मुझे पहला पद पता है a, अंतिम पद पता है an, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी पता है लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अभी के लिए तो नहीं है, लेकिन वैसे जरूरत है। आप जानते हैं अगर मैं डिफरेंस करूं तो d की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा 1। अब मैं आपको Sn का ये वाला फॉर्मूला लगाना सिखाऊंगा कि n/2 a + an कैसे लगाते हैं भाई। लगा सकते हैं ना, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, बस n मुझे निकालना है। तो n निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था n के लिए, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d + 1, यही बताया था। अगर आपको अभी ध्यान नहीं रहा हो तो क्लास को रिवाइंड कीजिए और देख लीजिएगा कि मैंने n का आपको यही फॉर्मूला दिया है। तो आपको क्या करना है, 75 में से 21 घटाना है। तो आपने कहा हम घटाएंगे भाई 75 - 21 बटे d का मतलब होता है 1 और प्लस आपने कह दिया 1। तो आप जानते हैं कि ये कितना हो जाएगा, आपने कहा ये हो जाएगा। अगर हम 20 घटा लें तो आप जानते हैं कि कितना बचेगा, 55। तो आपका कितना आ जाएगा 55। n कितना आएगा हमारा 55। क्यों आएगा, क्योंकि इस एक का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने ये कहा कि पहले मैं 21 में से 1 घटा लो, माइनस का 20, और माइनस का 20 अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो आपका बचेगा 55। तो हमें देखो n की वैल्यू मिल गई 55। और ये काम आपके लिए बहुत आसान होगा। ये सब लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। 75 में से आप 21 घटा लो, आपका कितना बचेगा, आपने कहा 54। 54 में हम 1 जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, पहले डिवाइड करते, तो डिवाइड करने के लिए तो वो 1 बचा। माइंड में आप इतना काम कर सकते हैं। अब देखो Sn का फॉर्मूला निकालना कितना सिंपल है। आपने कहा 55/2, आपने कहा फर्स्ट टर्म कितना, आपने कहा 21, लास्ट 75। तो देखो 55 से हम इसे तो नहीं काट पाएंगे, तो हमने कहा हम इसको जोड़ तो सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 6, 7 और 2 9, और आप कहेंगे 96 ये बनेगा। 2 से अगर हम इसे काटें तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 48। बस आपको क्या करना है, 55 की गुणा 48 से करनी है। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है, आपको क्या करना है, 55 की गुणा 48 से करनी है। तो 2640 आपका आंसर आ जाएगा। तो 2640 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, एपी, ना कि हम इसमें n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं और लेता हूं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर क्लास को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी वरना। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। बात कर लेते हैं गुणज का मतलब क्या होता है। तो वो सारी संख्याएं जो 3 से कट जाती हैं। प्रथम का मतलब पहली तो 3 ही हो गई, फिर 6 हो गई, यानी कि आपको क्या करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ देना है। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का, यानी कि पहले 3 + 6 + 9 और लास्ट में डैश 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 3 का 10वां गुणज कौन होगा, 30।
3 धाई 30 होता है, आप जानते हैं। तो अब देखो इसके लिए मुझे कोई एपी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसमें से 3 तो कॉमन ले ही सकता हूँ। तो मैंने ले लिया, तो 1 2 3, और आप जानते हैं कि यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा। और ये है नेचुरल नंबर, ये सीरीज किसकी है? नेचुरल नंबर की, जिसका मुझे सम निकालना बहुत अच्छे से आ गया है। तो मैं कहता हूँ कि n यानी कि 10, n + 1 यानी कि 11 बटे आपका कितना जाता है 2। तो आप इसे 2 से काट लेंगे, है ना। तो आपका कितना आ जाएगा, 11 पंजे 3 गुणा 55। आपने क्या करना है, 3 पंजे 15 का 5 हाथ से लगाए, 3 पंजे 15 और 1 16, तो 165 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे अगला वो क्वेश्चन दे दे हमें कि 4 के प्रथम, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये 3 के प्रथम था। अगला अगर हम कर ले कि 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग आपको बताना है, तो देखो कितना सिंपल हो जाएगा। तो 4 8 और यहां पर आएगा आपका 12, तो डैश डैश से हम कर लेते हैं। तो आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 40। तो अगर ये 40 है तो 4 8 12 डैश 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 40। तो आपको क्या करना है, इसमें से 4 कॉमन ले लो। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले ले तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 धाई 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बस अब क्या करना है, इसका तो भी आपने निकाला था। तो आप जानते हैं 4 गुणा कितना हो जाएगा, 10 गुणा 11 बटे 2 से आप इसे काट लेंगे 5 बार में, तो 5 चौक 20 की गुणा आप किससे करेंगे, 11, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, यानी कि 220 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज क्लास यहीं रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाएंगे। तो मैंने आपको आज जितनी भी चीज़ें बताई हैं, कल इनका यूज़ करेंगे, क्या कैसे क्वेश्चन इस पर आते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।